हम लोग आज राजस्थानी की भाषिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थानी एक भाषा है और लेकिन उसमें कई सारी बोलियां हैं और उनकी अपनी अपनी भाषिक विशेषताएं हैं। उच्चारण में भी कुछ भिन्नताएं हैं, सहायक क्रियाओं में भी कुछ भिन्नताएं हैं, सर्वनामों में कुछ भिन्नताएं हैं। तो ये जो है कई तरह की राजस्थानी की बोलियां हैं। लेकिन हम हर एक बोली की भाषिक विशेषताओं पर बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से राजस्थानी की जो सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी, तो उसकी भाषिक विशेषताओं पर हम मोटे तौर पर बात कर लें तो परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त होगा। और अगर हमें फिर कभी थोड़ी सी फुर्सत मिली, जब हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो हम राजस्थानी की दूसरी बोलियों की भी भाषिक विशेषताएं वो मारवाड़ी से कैसे अलग हैं उस पर बात कर लेंगे। तो राजस्थानी की को जब भी मानक रूप दिया जाएगा तो उसकी सारी बोलियों की भाषिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन अब फिलहाल जो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, जिसे राजस्थानी का पर्याय और जो खांटी मारवाड़ी है जिसे डिंगल कहा जाता है, तो उसकी जो भाषिक विशेषताएं हैं फिलहाल हम, क्योंकि जो आज की बोलचाल की मारवाड़ी है, साहित्य की मारवाड़ी है, वो डिंगल से काफ़ी अलग हो गई है। उस पर हिंदी का बड़ा गहरा असर आ गया है। हिंदी की कई भाषिक विशेषताएं मारवाड़ी के वाक्यों में प्रयुक्त हो रही हैं। तो वो हम आधुनिक, हर भाषा इसी तरह से विकसित होती है, आधुनिक होती है। लेकिन फिलहाल हम मोतीलाल मेनारिया जी की पुस्तक को आधार बना करके डिंगल, जो राजस्थानी के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होती है, जो मानक राजस्थानी है, यानी कि मारवाड़ी का एक मानक रूप है, उसी की भाषिक विशेषताओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन, वर्ण पर बात करते हैं ना। तो स्वर और व्यंजन, तो राजस्थानी में 12 स्वर हैं। डिंगल में 12 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अम और अह वास्तव में स्वर नहीं है, ये अयोगवाह है। लेकिन मेनारिया जी ने इनको स्वरों के साथ रखा है। हम आमतौर पर वर्णमाला में ऐसा ही देखते हैं, स्वरों के साथ इन्हें देखते हैं। तो अम और अह को भी मिला करके तो 12 स्वर होते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो 10 स्वर हैं। और ये जो 10 स्वर हैं राजस्थानी के, इनमें एक महत्वपूर्ण स्वर ऐसा है जो हिंदी में शामिल है, राजस्थानी में नहीं है। वो है री। ऋषि का री राजस्थानी में स्वर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है, वर्णमाला में मेनारिया जी ने नहीं रखा है। इसका कारण ये है कि राजस्थानी भाषा में री है वो स्वतंत्र वर्ण के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। री का इस्तेमाल मात्रा के रूप में जरूर होता है, लेकिन स्वतंत्र वर्ण के रूप में री का इस्तेमाल राजस्थानी में नहीं होता है। इसलिए मेनारिया जी ने उसको स्वरों में स्थान नहीं दिया है। जो राजस्थानी के व्यंजन हैं वो हम देखते हैं। क, ख। एक आप लोगों को पता है कि राजस्थानी में की पुरानी लिपि में, हिंदी की भी पुरानी लिपियों में ख को षटकोण वाले श की तरह लिखा जाता था। और षटकोण वाले श को, भाषा को पढ़ा भी ख ही जाता था, भाखा। ये उस समय की अपनी लेखन की मजबूरियां थी, क्योंकि षटकोण वाला श तो कम काम आता है लेकिन ख ज्यादा बार काम आता है। और ख को अगर हम पुरानी स्टाइल से लिखें तो वो र व पढ़ने में आता है, जो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इसलिए श की का जो वर्ण है वो ख के स्थान पर लिपि में प्रयुक्त होता था। तो मेनारिया जी ने इसीलिए ख के ब्रैकेट में षटकोण वाले श का वर्ण लिखा है, लेकिन उसका उच्चारण ख ही है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये ध्यान रखिएगा, तालव्य श राजस्थानी में लिखा नहीं जाता है। राजस्थानी की वर्णमाला में, लिपि में लिखित रूप में नहीं है। लिखा तो दंत्य स ही जाता है, लेकिन जहां कहीं जरूरत हो तो उसे पढ़ लिया जाता है, तालव्य श को, शलजम वाले श को ना।
ड़ ऐसा वर्ण है जो मराठी में है, राजस्थानी में है। ये वैदिक संस्कृत में भी था लेकिन लौकिक संस्कृत में नहीं है। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन राजस्थानी में है। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो बहुत पुरानी भाषाओं के हैं लेकिन राजस्थानी में संग्रहित हैं। तो ड़ ये मराठी में भी है। ड़ व, ये जो य ल व से अलग व है, ये नुक्ते वाला व है। जैसे अंग्रेजी में एक व बताया जाता है डब्ल्यू से, जो सामान्य व है, और वी से जो बताया जाता है व थोड़ा सा नुक्ते के साथ अगर आप उच्चारण करें तो वो राजस्थानी में प्रयुक्त होता है और इससे शब्द ही बदल जाता है। हम थोड़ी आगे बात करेंगे इस पर। ड़ व ढ़ ढ, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। ड़ और ढ ये संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं लेकिन अपभ्रंशों से और फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी आए हैं। तो राजस्थानी में तो इनकी बहुत बहुतायत है। और जो वीर रस का काव्य रचा गया है राजस्थानी में, डिंगल में, उसमें तो ट ठ ड ढ ण ढ ये सब परुष वर्णों की बहुत बहुतायत है। उच्चारण के बारे में जो प्रमुख भाषिक विशेषताएं मेनारिया जी ने बताई हैं, उनमें से मैं कुछ आपसे साझा कर लेती हूँ कि डिंगल में ल का उच्चारण कहीं दंत्य ल वही है जो हम लाल रंग इस सब में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में जो इस्तेमाल होता है। और कहीं वैदिक भाषा तथा मराठी गुजराती की आदि की तरह ड़ की तरह मूर्धन्य होता है। जब आप ड़ बोलते हैं तो आपकी जीभ है वो मूर्धा को छूती है, मुंह के अंदर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये मूर्धन्य ड़ भी राजस्थानी में है। और कुछ लोग राजस्थानी जिनकी राजस्थानी पर हिंदी का ज्यादा प्रभाव है, वो ल का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन ये गलत प्रवृत्ति है। राजस्थानी की अपनी भाषिक विशेषता है। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि जो वृहत वर्णमाला है, जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने स्वीकृत की है, उसमें ड़ को भी स्थान दिया है कुछ शब्दों के लिए। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ड़ के बिना उनको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उनके अर्थ को भ्रम पैदा हो जाएगा। तो ये ड़ राजस्थानी की प्रमुख विशेषता, भाषिक विशेषताओं में से एक है। जैसे एक अकाल के लिए राजस्थानी में एक शब्द चलता है काल। काल का मतलब अकाल, तो ये काल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर काल कहेंगे तो इसका मतलब होगा कल। तो देखो, एक ड़ और ल से दोनों का अलग अलग अगर इस्तेमाल नहीं किया तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ, पाड़, जो तालाब वगैरह की पे जो बांध बनाया जाता है उसे पाड़ कहते हैं। और एक पाल ऐसे कपड़े को कहते हैं जिसे बिछा करके लोग फिर बैठते हैं उस पर, है ना। तो इस तरह से खाड़ राजस्थानी में कहा जाता है, बड़े नाले को खाड़ कहा जाता है। और खाल चमड़ी, ये खाल है। तो इसीलिए ड़ का इस्तेमाल राजस्थानी में जहाँ जरूरी है वह जरूर करना चाहिए। हिंदी से हम नए शब्द लें उसमें ल को रखें, लेकिन जो राजस्थानी की अपनी शब्द है उसमें ड़ जहाँ इस्तेमाल होता है तो वही इस्तेमाल हो। अब तो कंप्यूटर से टाइपिंग की सुविधा हो गई, आप ड़ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से। डिंगल में बहुत अगली विशेषता मेनारिया जी बताते हैं। डिंगल में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, डिंगल यानी राजस्थानी, खांटी राजस्थानी, उसके पर्याय के रूप में डिंगल यहाँ आई है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अक्षर विशेष पर जोर देना पड़ता है। जोर देकर न पढ़ने से उस शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है और जोर देकर पढ़ने से कुछ और निकलता है। ये जिसे हम काकू वक्रोक्ति कहते हैं। किसी शब्द को पढ़ना कैसे है, ये चीनी परिवार की भाषा में बहुत ज्यादा महत्व है इसका। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, एमए में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक ही शब्द को अलग अलग तरह से उच्चारण करने से कैसे उसका अर्थ बदल जाता है। लिखा हुआ एक ही तरह से है, जैसे नार, एक नार दो ले बैठी, खुसरो की पहली है ना, नार यानी स्त्री। और अगर राजस्थानी में कहेंगे नार तो सिंह का अर्थ आएगा, केसरी सिंह, उसका अर्थ है नार ना। और जैसे कद हम कहेंगे तो ऊंचाई, मेरा कद छोटा है तो कद ऊंचाई से है कद,
यानी कब। जोर देके बोलने से सारा अर्थ ही बदल जाता है। नाथ, स्वामी, और नाथ यानी जो बेल के और ऊंट के नाक में जो डाला जाता है उसे नाथ नाथ कहते हैं। और पीर, पीड़ा, है ना। अ, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, है ना, तो वो पीड़ा है। और पीर, ये पीर है पीहर का पर्यायवाची, है ना, पीहर का तद्भव राजस्थानी में पीर। तो ये इस तरह से केवल उच्चारण में भिन्नता से शब्द एक ही तरह से लिखा गया है, लेकिन राजस्थानी में इसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। एक ही शब्द दो अर्थों को बताता है केवल उच्चारण की भिन्नता के कारण। तो जैसे वर्ब मैंने आपको बताया था कि दो तरह का होता है, एक डब्ल्यू वाला वर्ब सामान्य, एक वी वाला। तो इससे भी मैं दो आपको उदाहरण दे देती हूँ कि कैसे अर्थ बदल जाता है। ये राजस्थान की अपनी कितनी खूबसूरत विशेषताएं हैं। एक है वचियो, का मतलब बच गया, है ना, वचियो बच गया। और वंचियो, ये छोटे बच्चे को कहते हैं, नहीं सॉरी, वचियो बच गया, और वचियो नुक्ते वाला नीचे, वचियो का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। वात यानी वायु, वात यानी बात, कहानी, है ना। वात साहित्य प्रसिद्ध है राजस्थानी का। तो ये वात, नुक्ते वाला व तो कहानी हो जाएगा, और बिना नुक्ते वाला तो वायु हो जाएगा, हवा हो जाएगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिंगल की वर्णमाला में तालव्य श नहीं है, दंत्य स ही है, लेकिन उसको उच्चारण उस दंत्य से ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जहाँ तालव्य श हो वहाँ पढ़ लिया जाता है। लेकिन आजकल जब राजस्थानी की कई सारी पत्रिकाएं आधुनिक विषयों पर लेख छापती हैं, तो वो तालव्य श का लिखने में भी इस्तेमाल कर लेती हैं। मेलारिया जी इस प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानते, राजस्थान की मूल प्रवृत्ति के से अलग मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। मूर्धन्य श का उच्चारण राजस्थानी में प्रायः ख के रूप में होता है, क्योंकि ख को लिखा मूर्धन्य श की तरह जाता था, तो मूर्धन्य श का उच्चारण भी ख की तरह होता है। भाषा को राजस्थानी में भी भाखा कहा जाएगा अगर भाषा लिखा हुआ है तो। परंतु तत्सम शब्दों में जहां कहीं जरूरत हो तो वहां मूर्धन्य श का भी उच्चारण श किया जाता है। जैसे पोष, पोखनी कहते, है ना, पोष, आषाढ़, ना, तो इस तरह से किया जाता है। डिंगल में य का उच्चारण राजस्थानी में, डिंगल में, ब्रज भाषा में भी, बहुत सारी भाषाओं में य का उच्चारण ज की जगह तरह किया जाता है, और आम तौर पर जो शब्द के आरंभ वाला य होता है उसे ज की तरह पढ़ा जाता है। जैसे यशोदा को जसोदा, योद्धा को जोधा, है ना, युद्ध को युद्ध, इस तरह से पढ़ा जाता है। ये ब्रज भाषा की भी एक प्रवृत्ति है। यमराज को जमराज, है ना। लेकिन जो अक्षर किसी शब्द के मध्य में या अंत में अगर यह आता है तो उसको ज नहीं पढ़ा जाता है, आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन कहीं कहीं वो अपभ्रंश से ही चल रहा है, कार्य का काज हो जाता है, वो हिंदी में भी है, वो अलग बात है। लेकिन यह लिखा हुआ है और ज पढ़ना सिर्फ प्रारंभिक अक्षरों में ही ये प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे न्याय, ख्यात, इसमें यह आया है बीच में तो वो ज नहीं हुआ है। माया अंत में आया है पर ज नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से ये एक राजस्थानी की उच्चारण की प्रमुख प्रवृत्ति है। और विसर्ग का प्रयोग आमतौर पर राजस्थानी में नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग संस्कृत भाषा में ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदी में भी कुछ ही शब्दों में प्रातः काल और इस अंततः ऐसे ही शब्दों में इस्तेमाल होता है। राजस्थानी में अगर कहेंगे तो प्रातः काल, है ना, तो यही कहेंगे, उसमें विसर्ग का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। अनुनासिक का यानी कि चंद्र बिंदु का इस्तेमाल भी राजस्थानी में आम तौर पर नहीं होता है, लिखने में बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है वहाँ अनुस्वार ही लगाया जाता है, बिंदी लगा दी जाती है, पढ़ उसे लिया जाता है जहाँ जैसी जरूरत हो। तो अनुस्वार अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग होता है। और एक, हाँ, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि राजस्थानी लोगों को अनुस्वार बोलने का बड़ा शौक है।
और जहाँ नहीं होता है अनुस्वार वहाँ भी अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे मीरा शब्द है, पूरा हिंदी जगत मीराबाई जो हमारे यहाँ की कवयित्री हैं उनके ऊपर अनुस्वार नहीं लगाता है उनके नाम में, लेकिन राजस्थानी में मीरा नहीं बोला जाएगा, मीरा ही बोला जाएगा, तो अनुस्वार लगता है। तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, चूंकि राजस्थानी की कवयित्री हैं मीरा और उनका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उनके नाम में अगर राजस्थानी में अनुस्वार लगता है तो हिंदी में भी लगाना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि अनुस्वार के साथ ही मीरा का सही स्थानीय उच्चारण होता है। तो उनका ये तो कोई संस्कृत की डिक्शनरी तो है नहीं मीरा का नाम, ये तो उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनका अपना नाम है, तो इसमें अनुस्वार लगे तो अच्छी बात है। तो मीराबाई हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे भानु संस्कृत का शब्द है सूर्य के लिए, तो उसका तद्भव हुआ भाण, राजस्थानी में बोला जाएगा भाण। जहाँ अनुस्वार नहीं हो वहां भी अनुस्वार लगाना राजस्थानी की प्रवृत्ति है। मान से माण, माण, है ना? तो ये सब राजस्थानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ अनुस्वार लगता है राजस्थानी में नहीं लगाया जाता है। जैसे सिंह, जैसे सिंह है तो वहां अनुस्वार लगता है, राजस्थानी में सीह होता है, अनुस्वार नहीं लगाते हैं। सीह का फिर ह गायब हो जाता है, सी हो जाता है। राव जेत सीरो छंद, जेत सिंह की जगह जेत सी, सीह का ह भी गायब हो गया। तो ये राजस्थान की अपनी विशेषताएं हैं। तो पाँव हिंदी का है, राजस्थानी में पाव। तो ये कहीं अनुस्वार नहीं लगता है वहां आ जाता है, जहां नहीं लगता है वहां जहाँ होता है वहाँ भी राजस्थानी की अपनी भाषिक विशेषताएं, हिंदी से अलग है राजस्थानी की। उच्चारण की भी कुछ विशेषताएं अपने हमने भी देखी। अब कुछ वर्णों से जुड़ी हुई विशेषताएं हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारी इस वीडियो की सीमा है कि हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते एक साथ। अपलोड करने में परेशानी होती है, आप लोगों को डाउनलोड करने में भी परेशानी होती होगी। तो इसलिए हम अगली क्लास में बची हुई जो भाषिक विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, कल फिर मिलते हैं।